तो आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 8। क्या नाम है इसका? करंट इलेक्ट्रिसिटी। मेरे भाई सबसे पहला टॉपिक तो ये आता है कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जब नॉन कंडक्टिंग बॉडीज, कौन? नॉन कंडक्टिंग बॉडीज, नॉन कंडक्टिंग बॉडीज जैसे कि इबोनाइट की रॉड या फिर ग्लास रॉड, ये ऐसे मटेरियल हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं होता। जब इन बॉडीज को रब करते हैं, किससे? फर से, वूल से या सिल्क से, तो क्या आता है? इनके ऊपर चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? आपको पता होगा, एक जगह से इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और एक ब्रॉड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। तो जैसे कि हमारे पास दो नॉन कंडक्टिंग बॉडीज है, फॉर एग्जाम्पल एबोनाइट रॉड या फिर हमारे पास है क्या? ग्लास रॉड। जब इन्हें क्या करेंगे हम? रब करेंगे। क्या करेंगे? रब करेंगे। किससे? फर से या वूल से। रब्ड विद फर या वूल, तब क्या होगा? इन रॉड के ऊपर चार्जेस आ जाएंगे। वो रॉड जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और वो रॉड जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एक्सेस में हो जाएंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा मेरे भाई? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इससे हमने सीखा क्या? इससे हमने सीखा कि सर जो चार्जेस हैं वो दो तरीके के हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? इलेक्ट्रॉन की कमी से। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और नेगेटिव चार्ज होता है कब? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं अगर बोला जाए चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां से हमने ये भी सीख लिया कि ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की। तो मेरे भाई ऐसा यूनिट जो है किसकी? चार्ज की, वो क्या होती है? कूलम। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। इसके अलावा और भी यूनिट हो सकती है, जैसे कि हमारे पास मिली कूलम, माइक्रो कूलम, ठीक है, किलो कूलम, ये भी हो सकती है। ठीक है, मिली कूलम मतलब 10⁻³ कूलम एटसेट्रा। चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से। स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे किससे डिनोट करते हैं? पता है आपको? किससे? ई से। किससे? ई से। तो टोटल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है किसी को? क्या होता है सर? अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है तो दो पे कितना होगा? 2e। तीन पे कितना होगा? 3e। एन पे कितना होगा? Ne। यही फॉर्मूला बन गया सर। टोटल चार्ज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू Ne, वेयर Q क्या है? टोटल चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कोई फिर से बताएगा मेरे को कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या ये बात समझ में? मेरे भाई अब हमने जब ये पढ़ लिया तो ये भी सीखा कि मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक जिन्हें कहते हैं कंडक्टर और एक जिन्हें कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर में भी मटेरियल, कंडक्टर भी दो तरीके के आपके। कौन कौन से? तो हमारे पास है एक वो कंडक्टर जैसे कि मेटल्स, ठीक है, अलॉयज। इनके अंदर मेटल्स और अलॉयज में इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के फ्लो के लिए। ये जो पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा है हमने। तो हम जानते हैं मेटल्स और अलॉयज में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से क्या होता है? करंट फ्लो होता है। तो मेटल और अलॉय पे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जबकि एक और कंडक्टर होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के केस में करंट कौन फ्लो करवाता है बेटा? आयंस। कौन? आयंस।
और आपको पता होगा इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होते हैं जो एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में करंट कंडक्ट करते हैं। एक्वस का मतलब ऐसे कंपाउंड जिन्हें पानी में घोल दिया जाए तो वो एक्वस सोल्यूशन बन गए, या फिर उन्हें इतना ज्यादा गर्म किया जाए कि वो पिघल जाए। तो भाई इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड्स हैं जो पानी में घुल जाएं या फिर हद से ज्यादा गर्म हो जाए, तब आयंस बनाएंगे और इन आयंस की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये तो हो गए कंडक्टर। और इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो इनके पास स्टैटिक चार्ज रहता है। किसके पास? इंसुलेटर के पास। स्टैटिक चार्ज का मतलब जैसे मान लीजिए ग्लास रॉड है, कांच में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। इस ग्लास की रॉड को अगर हमने रब कर दिया फर से या वूल से, तो इसके चारों तरफ चार्ज आ जाएगा, लेकिन वो चार्ज मूव नहीं करेगा, अपनी जगह फिक्स रहेगा। उसी को बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। आप लोगों ने छोटे पे वो एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि भाई रूलर जो स्केल है उसे बालों में रब करते हैं, उसके बाद छोटे छोटे कागज के पीसेस को वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है स्टैटिक चार्ज की वजह से। क्या इतनी बात समझ में आई बेटू मेरे? आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये पहला फॉर्मूला याद रखना है, Q इज इक्वल्स टू NE। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जा सकता है। क्या? कैलकुलेट द चार्ज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन constituting 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं बताओ? ये आंसर वैसे तो रटा हुआ होना चाहिए, बट स्टिल फॉर्मूला यही है, Q इज इक्वल्स टू NE। चार्ज कितना दे रखा है? 1। क्या पूछा गया है? मतलब N की वैल्यू। किसकी वैल्यू? तो N कैसे निकलेगा? चलो, आई होप ट्राई किया होगा, फॉर्मूला लगाया होगा, Q इज इक्वल्स टू NE। Q की वैल्यू 1 पुट करी, N पूछा गया और E क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यहां से N आया 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये माइनस 19 न्यूमरेटर में गया तो ये हो गया 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। इसमें से एक 10 बाहर ले लिया तो ये हो गया 10 की पावर 18 अपॉन 1.6। पॉइंट में से 0 हो गया, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर कितना चार्ज बनाते हैं, 1 कूलाम चार्ज बनाते हैं। चल भाई, अब क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। तो करंट क्या होता है? करंट को डिनोट करते हैं किससे? I से। ठीक है, होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या कुछ किताबें उसे इलेक्ट्रॉन भी कह देती हैं, क्योंकि कंडक्टर्स में, मेटल्स में कौन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो कुछ जगह ये भी लिखा होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, सॉरी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैसे क्या डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बढ़ते हैं भाई, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। ये फॉर्मूला है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, वेयर I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, Q क्या है, चार्ज मूव, कितना चार्ज मूव करा, और T क्या है, टाइम टेकिंग, कितनी देर में वो मूव करा। इसकी SI यूनिट क्या होगी मेरे बच्चे, तो इसकी SI यूनिट होगी एम्पियर। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A से। ठीक है, कल को अगर डिफाइन करने को आ जाए बोर्ड में कि डिफाइन करो 1 एम्पियर क्या होता है, तो क्या लिखोगे, इस फॉर्मूले में I की वैल्यू 1 कब आएगी, जब Q भी क्या हो, 1 हो, और T भी क्या हो, 1 हो। तो मेरे भाई 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए वायर ऑफ क्रॉस, वायर हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। यस, सिंपली अगर 1 एम्पियर डिफाइन करना है, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता है तो करंट कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। क्या एम्पियर के अलावा और भी यूनिट हो सकती है, तो हाँ बिल्कुल, अदर यूनिट भी हो सकती है, जैसे कि हमारे पास है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को स्मॉल m कैपिटल A से डिनोट करते हैं, इसका मतलब 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। और क्या हो सकता है, माइक्रो एम्पियर भी हो सकती है। माइक्रो को डिनोट करते हैं किससे, म्यू से, तो म्यू A, ये हो गया 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। क्या ये बात समझ में? अब अगर हम बात करें डायरेक्शन की, किसकी, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट की डायरेक्शन कहां होती है किसी भी सर्किट में, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सर्किट। ठीक है, एग्जांपल से समझो, लेट सपोज मेरे पास एक सर्किट है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये प्लग की है, ये मेरे पास सेल है,
जैसे ही मैं की इंसर्ट करता हूं क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, कहां से कहां, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव की तरफ आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये होगी, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट। क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, कोई बताएगा, अपोजिट, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो भाई याद रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। कितनी बात समझ में आई आप सबको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे बच्चे, करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, तो इधर पढ़ लेते हैं। और तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ये वाला टॉपिक हार्डली कभी पूछा जाता है, वैसे मैंने तो कभी देखा भी नहीं है, पर बुक में दे रखा है तो समझा देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट जानते हैं क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जो एक्वस और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जिनमें करंट फ्लो होता है। तो इमेजिन करो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया किसी पानी के अंदर। अब इलेक्ट्रोलाइट में दो तरीके के चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो लेट सपोज पॉजिटिव चार्ज कितना है, Q1, और नेगेटिव चार्ज कितना है, Q2। ये प्लस का और ये माइनस का। पॉजिटिव चार्ज वाले कितने आयंस है, N1। नेगेटिव चार्ज वाले कितने आयंस है, N2। तो टोटल चार्ज कितना होगा, N1Q1 प्लस N2Q2। अब ऐसा नहीं कि सर माइनस का साइन लेंगे, मैं माइनस का साइन नहीं, मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड। तो N1Q1 प्लस N2Q2। अब ये लोग इधर मूव करेंगे, कितना टाइम लगा, लेट सपोज T टाइम लगा। कितना टाइम लगा मूव करने में, T टाइम लगा। तो करंट क्या होगा, यहाँ पे करंट का फॉर्मूला होता है आई Q अपॉन T। करंट का फॉर्मूला हो गया Q अपॉन T। Q क्या हो गया, N1Q1 प्लस N2Q2 अपॉन T। ये फॉर्मूला हो गया, ये आपके बुक में दे रखा है इसलिए मैंने इसे समझा दिया है। बोर्ड में आने के चांसेस बहुत कम है इस चीज के। ठीक है, समझ में तो आ गया ना ये क्या है। जैसे मान लो अगर फिर भी नहीं समझ में आया, H2SO4 डाला तो ये किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो H पे कितना चार्ज है, +1, तो Q1 की वैल्यू हो गई +1। SO4 पे कितना चार्ज है, -2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2। S के जितने आयंस होंगे वो हो गया N1, SO4 के जितने आयंस होंगे वो हो गया N2। टोटल ऐड कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाने से पहले हम सबसे पहले आपको सिखाएंगे क्या, कि पोटेंशियल होता क्या है। यार पोटेंशियल कंसेप्ट समझ सकते हो आप ऐसे कि लेट सपोज दो वाटर बॉडी है, दो कंटेनर है, एक में पानी ज्यादा भरा है, एक में पानी कम है। दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या होगा, पानी जिसमें ज्यादा भरा है उससे जिसमें कम है वहां पे जाने लगेगा। अरे हाँ या ना। इसी तरीके से लेट सपोज दो बॉडीज है, एक पे चार्ज है और एक पे नहीं है। आप दोनों को कनेक्ट करते तो क्या होगा, जिसपे चार्ज है वो ट्रांसफर होने लगेगा। इसी तरीके का कंसेप्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, तो उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस एक स्लोप की तरह है, जितनी ज्यादा ये ढलान होती जाएगी चार्ज उतनी जल्दी जल्दी क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा। ढलान जितनी कम होगी चार्ज नहीं करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मतलब सरफेस कैसा है, फ्लैट, तो कहीं भी चार्ज मूव नहीं करेगा। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा क्या होता जाएगा, चार्ज मूव करने लगेगा। और कहां से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, ये तो समझाने का तरीका हो गया। अब बुक के हिसाब से पोटेंशियल क्या होता है, तो देखो यार किसी भी चार्ज को मूव कराने में क्या खर्च होती है, एनर्जी, जानते हो ना। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊंगा तो मुझे क्या खर्च करनी पड़ेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो चार्जेस भी तो मैटर है, उसे भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या होगा, एनर्जी खर्च होगी। क्यों खर्च होगी, क्योंकि उस पर क्या कोई दूसरी जगह की चीज क्या लगा रही होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। अब मान लो मैं एक चार्ज को उठा के इधर ले जा रहा हूं, तो जो आसपास के चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, उसे खींचने की कोशिश करेंगे। तो मुझे इसके अपोजिट में क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी तो चीज क्या करेगी, मूव करेगी। क्या ये बात समझ में।
तो चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में करनी पड़ती है एनर्जी खर्च, जिसे बोलते हैं हमें करना पड़ गया वर्क डन। अब लेट सपोज मेरे पास एक वायर है, एक कंडक्टर है, उसके किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो लेट सपोज ये पॉइंट है ए, इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, बहुत दूर, कहां पे, इंफिनिटी पे, कहां पे, इंफिनिटी पे कितना चार्ज रखा है, लेट सपोज क्यू कूलम चार्ज रखा है, कितना, क्यू कूलम। उस चार्ज को वहां से उठाकर ए पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन मैंने किया, क्या किया, वर्क डन, वर्क डन मतलब कितनी एनर्जी मैंने खर्च करी, ठीक है। तो पर यूनिट चार्ज जितनी एनर्जी खर्च हुई इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पर यूनिट का मतलब एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने पे जितनी एनर्जी खर्च होती है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये रटने वाली भाषा है आपके लिए। तो भाई पोटेंशियल क्या किससे डिनोट करते हैं, वी से। क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। W क्या है, वर्क डन मतलब एनर्जी कंज्यूम, Q क्या है, कितना चार्ज मूव किया। एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर उस पॉइंट पे लाने के लिए जितनी एनर्जी हम खर्च करते हैं उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। अब मेरे भाई ये तो हमने पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से। अब अगर मैं आपको बताऊं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो मेरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, लेट सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, उस पर दो पॉइंट है ए और बी। ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, लेट सपोज वी है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, वी बी। तो इनके पोटेंशियल का डिफरेंस दैट इज वी ए माइनस वी बी क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और वो कैसे निकाला जाता है उसे समझेंगे, कैसे निकालते हैं भाई मेरे। जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना चार्ज लेके जा रहे हैं, क्यू कूलम चार्ज, और अगर वर्क डन कितना है, कितना है, डब्ल्यू, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखो बुक में क्या लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को, अब ये यूनिट का मतलब वन कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन हुआ वही क्या कहलाता है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसे आम भाषा में, रियल लाइफ के टाइम में हम इसे किससे डिनोट करते हैं, तो इसे आम भाषा में डिनोट किया जाता है मेरे बच्चे, किससे, वोल्टेज से। आप लोगों ने सुना होगा ना, वोल्टेज इतने आ रहे हैं 220 वोल्टेज, ये वोल्टेज ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चा वोल्टेज वर्ड से रिलेट कर पाता है क्योंकि सुनते हुआ आ रहा है, पोटेंशियल शब्द पहली बार पढ़ रहे हो तो अजीब सा लगता है क्या है। अब जितने ज्यादा वोल्टेज का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो हो पाएगा, अगर वोल्टेज कम आएंगे तो करंट भी कम फ्लो होगा। आपने कभी ऑब्जर्व किया है, कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि भाई घर पे वोल्टेज कम आ रहे होते हैं तो पंखे की स्पीड स्लो हो जाती है, ट्यूबलाइट चालू नहीं हो पाती, या फिर अगर बल्ब चल भी रहा होता है तो बहुत डिम जलता है। क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो गया, कम, तो करंट भी धीरे धीरे फ्लो होगा, करंट धीरे धीरे फ्लो होगा तो चीज अच्छे से काम। इसकी ऐसा यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट भी वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से। अरे हाँ या ना। अब मेरे भाई हमने अब तक तीन फॉर्मूले पढ़ लिए, पहला Q इज इक्वल्स टू एन ई, दूसरा I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी, और तीसरा V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये तीन फॉर्मूले याद हो गए। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी तो टाइम होगा ना हम पे, अरे बोलो, बहुत बढ़िया। कितना हो रहा है, कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये तो हो जाएगा खत्म। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज मूव करता है तो जब चार्ज मूव करता है तो उस चार्ज के मोशन में जो रुकावट लगती है उसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो भाई रेजिस्टेंस है ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ चार्ज,
चार्ज जब फ्लो करता है तो उसके फ्लो होने में जो रुकावट लगती है उसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब इसे समझते हैं क्या है। लेट सपोज मेरे पास ये कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है। मेटेलिक कंडक्टर जैसे मेटल का एक वायर हो गया, उस वायर को बहुत जूम करके दिखा रहा हूं। वायर किससे बना होगा, मेटल के एटम से। एटम में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होगा। अरे हाँ या ना भैया, पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा यार, कैसी बात कर रहे हो, बोल ही नहीं रहा तुम। अभिनय बोलता नहीं है फिर तू यार, डांट खाएगा। आगे, और उन मेटल के चारों तरफ क्या होंगे, उन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में रैंडमली मूव करते हैं। क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। तो व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड का मतलब इस वायर को जब तक हम किससे कनेक्ट नहीं कर रहे, किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रहे, उस केस में बता रहे हैं। जैसे इमेजिन करिए मेरे पास ये वायर है, अभी ये वायर के दोनों टर्मिनल खुले हुए, कहीं कनेक्टेड नहीं है। उस सिचुएशन की कहानी ये है, इस वायर के अंदर, इस वायर कॉपर का वायर है, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होंगे। तो जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया जाता तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली। और जब वो रैंडमली मूव करते हैं तो जो नेट मोशन होता है या नेट मूवमेंट होता है वो कितना आता है, जीरो। नेट मूवमेंट जीरो आने का मतलब जितने लेफ्ट में गए उतने ही राइट में गए, जितने ऊपर गए उतने ही नीचे गए, तो सबने एक दूसरे के मोशन को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करे। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट तब होता है जब हम इस वायर को कनेक्ट करते हैं किससे, किसी सेल या बैटरी से, मतलब व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। सो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तब क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज के न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ कौन है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये अच्छे बच्चों की तरह मूव करने लगते हैं किसकी तरफ, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ऐसा क्यों, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अच्छे बच्चों की तरह मूव करते हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल्स। इसका मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन है तो बच्चे ही तुम्हारी तरह, और जब बच्चे लाइन में जाते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को टांग अड़ाते हैं, जिससे गिर जाए, दांत टूट जाए, कितना अच्छा लगेगा, बच्चे के तो दांत ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही हैं, छोटे बच्चे हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ जा रहे थे तो भाग रहे हैं तो बार बार क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। किससे कोलाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से। आप देखो ना, एक रोड खाली है, कोई नहीं है, तो आप दौड़ते हुए चले जाओगे, पर जब उस रोड पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं और आप तेजी से भागना चालू करोगे तो क्या होगा, बार बार किसी ना किसी से टकराते जाओगे। और बार बार आप जा रहे थे, अच्छा खासा भाग रहे थे, टकराओगे तो क्या होगा, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। बस दिस वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज नोन एज रेजिस्टेंस। यही वो रुकावट है जो चार्ज को इजीली फ्लो करने नहीं दे रही। होता क्या है, जब सारे इलेक्ट्रॉन भागते हैं तो सब सेम स्पीड से नहीं भाग रहे, सबकी स्पीड अलग अलग है, और बीच बीच में कौन आ जा रहे हैं, न्यूक्लियस रखे हुए हैं। जो इलेक्ट्रॉन आता है न्यूक्लियस से टकराता है, इधर भाग जाए, रुक गया, स्लो हो गया, जिससे करंट भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में? तो रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ चार्ज। तो होता क्या है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड दे कोलाइड विद पॉजिटिव न्यूक्लियस, जिसकी वजह से क्या होता है, दे लॉस्ट देयर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में, हीट के एंड लाइट की फॉर्म में। तो ये अपनी एनर्जी लूज करने लगते हैं। कैसे लूज करते हैं, ये वायर जो है गर्म पड़ने लगता है। क्या पड़ने लगता है, गर्म पड़ने लगता है, या फिर इसमें से स्पार्क लाइट निकलने लगती है, ग्लो करने लगता है। देखा है ना, जैसे बल्ब का फिलामेंट क्या करता है, ग्लो करता है रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, हीटर की रॉड क्या करती है, ग्लो करती है रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये लाल पड़ जाते हैं, गर्म पड़ने लगते हैं, बस इसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या ये समझ में आया अच्छे से? ओम्स लॉ, कुटाई मत करो। ओम्स लॉ क्या होता है, तो भाई ओम्स लॉ बड़ा बढ़िया लॉ है। क्या कहता है, किसी भी कंडक्टर में एट कांस्टेंट टेम्परेचर
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो मेरे भाई जो इस वायर में करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस बात के, कि इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगता है। फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना। किसी भी वायर में जो करंट की वैल्यू है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। वोल्टेज ज्यादा आएंगे तो करंट भी ज्यादा फ्लो होगा, वोल्टेज कम आएंगे तो करंट भी कम फ्लो होगा। कंडीशन क्या है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल आम भाषा में तो यही है कि वोल्टेज ज्यादा हो जाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएंगे तो करंट कम हो जाएगा। इसी को ओम्स लॉ कहते हैं। अब ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या हो गया? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है मेरे भाई, इसके एंड्स पे, वायर के लास्ट कॉर्नर्स पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इसके अंदर क्या होगा? करंट फ्लो होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। करंट की वैल्यू बढ़ेगी अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है। क्या ये बात समझ में? तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के अगर इक्वल टू लगाता हूं तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट। क्या लगाना पड़ेगा? R यहाँ पे क्या है? एक कांस्टेंट है। इससे ये भी कह सकते हैं V अपॉन I का रेशियो हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट आता है। और V अपॉन I का जो रेशियो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? R के। ये R क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? मतलब ये कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो जो कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट को किस नाम से जानते हैं? रेजिस्टेंस नाम से जानते हैं। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का क्या ले लो? रेशियो ले लो। जो रेशियो आएगा वही किसकी वैल्यू हो जाएगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई मेरे भाई? पक्का ये समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे R क्या है? रेजिस्टेंस है उस वायर का। अब ऐसा यूनिट की बात करते हैं किसकी? ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। इस सिंबल का नाम वैसे ओमेगा है पर यहां पे ये क्या है? ओम। ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस की। अगर कल को डिफाइन करने को आ जाए मान्या जी कि डिफाइन करिए 1 ओम क्या होगा? बेटा मेरे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया करे तो क्या करना होता है? फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी होती है। तो भाई डिफाइन करने को आ जाए 1 ओम क्या होगा तो कैसे करोगे? 1 ओम, आर की वैल्यू 1 ओम कब होगी? जब V कितना हो? 1 वोल्ट और I कितना हो? 1 एम्पियर। तो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोन ऑन अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा के किसी भी कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कंडीशन तो क्या है? कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आई? अरे हाँ या ना बोलो।